Hello student, let us continue our chapter Angiosperm reproduction. Now till the date what we have learnt is first, that is development of male gametophyte. Second, what we have learnt is the development of female gametophyte, and later on we learned details about the pollination. Now after various agents which are used by the plant and the pollination has happened, now we will learn pollen pistil interaction, means the development of pollen grain on stigma. Now in board exam you may also have 3-mark question for pollen pistil interaction and double fertilization. So let us begin with this very important section. Now you can see one diagram. In this diagram we have shown that here it is the pollen grain which settle on stigma by pollination. After that, here it is one enlarged diagram of stigma. So what is this? This is stigma style. And we have already learnt about the pollen tube development. But how exactly the pollen tube development occur? So here we have स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम में हमने दिखाया है. पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया. पोलन ग्रेन वहाँ पे एडहेजन मीन्स जाके अटैच हो जा रहा है. लेटर ऑन हियर अ शुगरी सॉल्यूशन वाटरी इट इज़ प्रेजेंट एंड सो इट शोज हाइड्रेशन, यानी ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है. एंडोऑस्मोसिस हो रहा है. Later on by using the nutrient medium it germinate. जैसे सीड से स्प्राउट बाहर आता है, आपने देखा होगा, ठीक उसी तरह से पोलन ग्रेन से एक छोटा सा पोलन ट्यूब यहाँ पे बाहर आया हुआ आपको दिख रहा है. एंड लेटर ऑन दैट सेम स्मॉल पोलन ट्यूब ग्रो एंड दिस कंप्लीट इवेंट इज कॉल्ड एज पोलन स्टिग्मा इंटरैक्शन. सो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी अगेन. अब यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम से तो हमने समझ लिया. अब हमेशा डायग्राम से ही अच्छे से समझ लिया करें और आंसर अपनी भाषा में स्टेप बाय स्टेप आप लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डलन करना नहीं पड़ेगा. मैंने जो नोट्स लिखे हैं वो काफ़ी ब्रीफ है, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर आंसर राइटिंग. Let me give you the point wise. What we have learned here in the diagram, same thing we have written there into our answer. Stigma recognize the pollen grain of same species. See, this is very important point. जिस स्पेसीज का स्टिग्मा है उसी स्पेसीज के पोलन ग्रेन आएंगे तो ही वो जर्मिनेट होंगे. यदि दो अलग अलग स्पेसीज है तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्पेसीज के गैमेट्स हैं. सो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज, और ये रिकॉग्निशन कुछ स्पेशल केमिकल से होते हैं. So stigma recognize pollen grain of same species called as compatibility of pollen pistil. This identification is done by specific protein. Intraspecific pollen, intraspecific यानी same species में belong करने वाला pollen और pistil. So intraspecific pollen absorb water and essential nutrient. Pollen grain germinate and then form pollen tube which pass through style. Pollen tube grow into the embryo up to the embryo sac of ovule and it enters into the synergid and burst. So ये synergid यानी embryo sac तक के पहुँच के burst हो जाता है. Next, generative cell undergoes second mitosis and form 2 male gamete. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. 2 male gametes are released in synergid. अभी अभी हमने देखा कि वो synergid में आके बस्ट हो जाता है पोलन ट्यूब, तो ये सारा वहाँ रिलीज हो जाएगा. लैब में प्रैक्टिकल में अपने को ये एक्सपेरिमेंट भी रहेगा जिसमें लेबॉर्ट्री में ये पोलन ट्यूब हम सुक्रोज सॉल्यूशन में डेवलप कर सकते हैं.
यानी स्टिग्मा पे नहीं रहा और हमने पोलन ग्रेन सुक्रोज सॉल्यूशन में डाले और उसमें थोड़ा सा बोरिक एसिड ऐड कर दिया, तो हमें भी ये पोलन ट्यूब डेवलपमेंट एग्जैक्टली कैसे होती है ये लेबोरेटरी में देखने मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन अ मेजर क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी ऐसा फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट इसमें नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही हो रहा। एज बोथ द मेल गैमेट्स, आपको पता है यहाँ हमने पढ़ा था सेकेंड माइटोसिस, तो 2 मेल गैमेट फॉर्म हुए थे, तो बोथ द मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, इसलिए उसको बोले डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन दोनों मेल गैमेट्स 2 अलग अलग जगह पे फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, ये सारे जो टर्म्स मैंने लिखे इनकी डेफिनेशन लिखना, यानी ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन का आंसर तैयार हो जाता है। साइफोनोगैमी, non-motile male gamete is carried by the pollen tube for fertilization is called as साइफोनोगैमी, यानी सबसे पहले हो रहा है साइफोनोगैमी। दूसरा स्टेप है पोरोगैमी। क्या है पोरोगैमी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम माइक्रोपाइल इनटू द सिनर्जीड। अब माइक्रोपाइल क्या होता है? अ पोरिन इंटेग्यूमेंट, हम ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। पोरोगैमी के बाद क्या होगा? तो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विद दैट ऑफ द फीमेल गैमेट to produce diploid zygote is called as syngamy. Syn यानी फ्यूज, गैमी यानी गैमेट्स फ्यूज जब हो जाते हैं। syngamy is also called as generative fertilization, क्योंकि जनरेटिव यहाँ पे आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा इसलिए। ट्रिपल फ्यूजन, नो फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट। देखिए इस प्रोसेस में एक गैमेट इन्वॉल्व हो गया, अब दूसरा गैमेट, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म 3N, यानी ये ट्रिप्लॉइड है इस वजह से 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे ब्रीफ में PEN कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इस तरह की एक डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी। ये डायग्राम आपके भी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन ये एटलीस्ट 1 डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। मैंने दोनों तरफ जो लेबल्स दिए उसे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। हमने क्या क्या लिखा है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी। दूसरी तरफ क्या दिया है देखिए? पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, एम्ब्रियो सैक एंड दिस इज द माइक्रोपाइल। तो कम से कम इतने लेबल और ये डायग्राम देना ज़रूरी है, तो हमारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? ये फर्टिलाइजेशन हमने अभी अभी बोला कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं, तो कुछ तो उसका सिग्निफिकेंस होगा ना, इम्पोर्टेंस होगा ना। सो व्हाट इज़ दिस इम्पोर्टेंस? सो फर्स्ट, द सीड विथ फूड स्टोर इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की वजह से अभी सीड फॉर्म हो रही है, एक पॉइंट हो गया, और वो भी फूड स्टोरेज के साथ। आफ्टर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन diploid zygote develop as an embryo in seed which later on develop into new plant। तो इस एम्ब्रियो से न्यू प्लांट डेवलप होता है। देखिए हमने ब्रीफ में यहाँ पे प्रोसेस भी लिखी है ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। इन एम्ब्रियो सैक एग है, पोलन ट्यूब में से मेल गैमेट आ रहा, दोनों फ्यूज हो गए तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फिर ये जाइगोट बन गया, जाइगोट से आगे बनेगा एम्ब्रियो इन सीड, और इस एम्ब्रियो से आगे जाके न्यू प्लांट तैयार होगा। नाउ व्हाट इज सेकेंड? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर सेकेंड फर्टिलाइजेशन PEN डेवलप,
Now you know what is PEN. Try to remember it. So PEN develop into nutritive tissue called endosperm. तो देखिए यहाँ पे भी हमने एक फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखाया है. सेकेंड मेल गैमेट कहाँ से आया? पोलन ट्यूब में से ही आया. फिर पोलर न्यूक्लियाई थे 2. यदि आप ये नहीं याद कर पा रहे तो आप ओव्यूल का डेवलपमेंट ज़रूर पढ़िए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो पोलर न्यूक्लियाई 2 है, फ्यूज़ हो गए तो फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज टू फॉर्म. तो ये वाला कौन सा? ये देखिए, ये पहला फर्टिलाइजेशन हो गया, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया. रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ PEN. लॉन्ग फॉर्म मैंने फिर से यहाँ पे एक बार लिख के रखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच फॉर्म एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. द फोर्थ सिग्निफिकेंस इज डिप्लॉइड कंडीशन इज रिस्टोर्ड. ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर हो रही है. तो हम जाइगोट के लिए लिख के रखते हैं 2N और PEN के लिए लिख के रखते हैं 3N. फ्लो चार्ट से हमें याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा. And the fourth and important significance, fifth last significance is that it avoid polyembryony. Now what is mean by polyembryony? 2 or more embryo development from a single fertilized egg. एक ही फर्टिलाइजेशन से बहुत ज़्यादा एम्ब्रियोज नहीं बनने चाहिए. एक फर्टिलाइजेशन से एक ही एम्ब्रियो बनना चाहिए, इसलिए. सो नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. देखिए, आपको ये याद रखना है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा और बाद में जाके एम्ब्रियो डेवलप होगा. क्योंकि आप भी समझते हो, पहले तो न्यूट्रिटिव टिश्यू लगेगा ना, और उसके बाद में फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा. तो जाइगोट तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. Triploid PEN divide by mitosis to form endosperm. It is a nutritive tissue. There are 3 type of endosperm development. 3 प्रकार के तरीके हैं, उसमें से कोई तो भी एक टाइप में ये डेवलप होता है. सो न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप एंड हेलोबायल टाइप. नाउ लेट अस सी, इसमें क्या दिख रहा है. देखिए यहीं पे ये सारा एक्सप्लेन किया है. मैक्सिमम पैटर्न तो ये वाला यूज़ किया जाता है. सो इन न्यूक्लियर टाइप, और नाम से भी हमें थोड़ा समझ में आता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जाइगोट वैसा का वैसा ही है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, आगे जाके एम्ब्रियो होगा. लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, यहाँ पे वो और बड़ा हो गया, और यहाँ पे एंडोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ. सो ऑकर इन 161 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म. द माइटोसिस विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल बनते ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डेवलप होते जा रहे. तो इस वजह से यहाँ पे हैंस द मल्टी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कंपार्टमेंट नहीं है. सेकेंड टाइप, ये कुछ 72 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म फॉलो करते हैं. इसमें क्या देखिए, इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क समझना पड़ेगा. आपने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 के 2 सेल बन गए. ये बड़ा सा दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस, और ये जो हॉलो दिख रहा है ये है वैक्यूल्स. ये देखिए हमने वैक्यूल लेबल भी दिया हुआ है. इसके और आगे माइटोसिस हो रहा है, और इस तरह से माइटोसिस होते होते ये पूरा एंडोस्पर्म. देखिए फाइनल वही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है, यहाँ पे बहुत सारे सेल बन जाएंगे. थर्ड है हेलोबायल. ये बहुत कम जगह यूज़ होता है, सिर्फ ऑर्डर हेलोबायल्स ऑफ मोनोकॉट में ये पैटर्न यूज़ होता है, जिसमें सबसे पहले तो सेल डिवाइड हो गया, म्हणजे ये पैटर्न फॉलो होता है, और उसके बाद में ये पैटर्न फॉलो होता है. इसका मतलब इन दोनों के बीच का पैटर्न है हेलोबायल. तो ऑकर इन हेलोबायल मोनोकॉट्स.
first cellular division followed by free nuclear division. Okay, now let us learn about the dicot embryo development. और अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. उतना समझने के बाद दोनों भी आंसर आप बेहतरी से लिख सकते हो. तो यहाँ पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं. यदि हम समझ लिए तो हम आंसर बहुत अच्छी तरह से खुद भी लिख सकते हैं. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऊस्पोर. ऊस्पोर यानी क्या? फर्टिलाइज होने के बाद ये एक जाइगोट है जिससे आगे डेवलप हो जाएगा. अब उसके बाद सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चैलेजल एंड है और दूसरा यहाँ पे माइक्रोपैलर एंड. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पूरा ओव्यूल नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि हमको सिर्फ एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है, तो हमने सिर्फ जाइगोट से स्टार्ट किया. नाउ जाइगोट विल डिवाइड इनटू टू सेल्स टू माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू सेल्ड. तो यहाँ पे पहला लेवल क्या दिया है? टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. प्रो यानी प्रिमिटिव. उसमें दो सेल जो फॉर्म हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं. यहाँ पे है एम्ब्रियोनल इनिशियल एंड सेकेंड इज सस्पेंसर इनिशियल. इनिशियल यानी शुरुआत. तो पहला जो छोटा सेल है वो एम्ब्रियोनल है, जो बड़ा सेल है वो सस्पेंसर सेल है. सेकेंड स्टेज. अब फिर से आगे डेवलपमेंट हुआ. आपने देखा सस्पेंसर सेल यहाँ पे डेवलप होके दो सेल बन गए और एम्ब्रियोनल सेल भी डेवलप होके दो सेल बन गए. तो हमने यहाँ पे लिखा 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. अब 4 सेल्ड में E1 E2 जो लिखा है यानी ऊपर के दो छोटे छोटे सेल है वो एम्ब्रियोनल सेल है और S1 S2 जो है वो सस्पेंसर सेल है. नाउ द थर्ड. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान होता रहे. एम्ब्रियो मास इज डेवलप. तो अब हम हर माइटोटिक डिवीजन नहीं एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हैं एम्ब्रियोनल सेल ने माइटोटिक डिवीजन करके पूरा एम्ब्रियो फॉर्म कर दिया. उसके बाद उसी से एक बीच में छोटा सा एक्सटेंशन डेवलप हो गया जिसे हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस. और लास्ट में आप देखिए सेल्यूलर डिवीजन नहीं हुआ है और बड़ा सा सेल वहीं पे बरकरार है और उसे हम बोलेंगे सस्पेंसर. और ये सारा कुछ कलेक्टिवली बोला जाएगा एम्ब्रियो. नाउ नेक्स्ट. तो देखिए ओव्यूल में ये पूरा एम्ब्रियो कैसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इन सारी डायग्राम में हमें पार्शल ड्रॉ किया हुआ है. एक्चुअल में देखिए ओव्यूल में क्या क्या होगा. सी दिस वन इज द इंटेग्यूमेंट. अभी अभी हमने एंडोस्पर्म डेवलप कराया था तो वो ये सारा एंडोस्पर्म है और ये सेम स्ट्रक्चर मैंने इस ओव्यूल में ड्रॉ किया है. तो दिस इज एम्ब्रियो. नाउ suppose you feel that this diagram is more tougher, you can simply draw the diagram of embryo. यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने यहाँ पे जो जो डायग्राम टिक किए हुए हैं 1 2 3 और ये 4. यदि आप इतने सारे डायग्राम टाइम में नहीं मैनेज कर सकते हो तो आप ये 4 भी डायग्राम ड्रॉ किए तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे. Now let us proceed further. You can see that this embryonic mass has developed into a heart-like structure. This hypophysis is now still more elongated and still the suspensor remains same. Later on, this develops into a structure and that structure you can see it as this is cotyledon. तो ये दो जो है वो कोटिलेडॉन हो गए और कोटिलेडॉन के बेस पे यहाँ पे रहेगा दैट इज प्ल्यूमुल. नेक्स्ट इज द हाइपोकोटिल. तो यहाँ रहेगा प्ल्यूमुल. नाउ दिस इज हाइपोकोटिल. नेक्स्ट पोर्शन जो डार्क रेड आपको दिख रहा है दैट इज रेडिकल एंड द रेडिकल के नीचे वाला ये जो पोर्शन है दिस इज रूट कैप. सस्पेंसर अगेन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर?
suspensor function is to push the embryo little bit in the endosperm. नहीं तो आप जानते हो कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ये माइक्रोपाइलर एंड के पास होता है और फिर उसी एंड पे ही एम्ब्रियो डेवलप होगा. तो एक एंड पे एम्ब्रियो डेवलप होगा और दूसरे एंड पे एंडोस्पर्म. तो न्यूट्रिटिव टिश्यू का फिर उपयोगी क्या होगा? इसलिए सस्पेंसर पुश दिस एम्ब्रियो अपवर्ड. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ओव्यूल में इसके बाद की डायग्राम डेवलपमेंट, सेम डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई गई है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा एंडोस्पर्म है, यहाँ पे ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, रेड से दिखाया गया है. तो अब उसे पुश करना पड़ेगा. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सीड है उस सीड में ये पूरा एम्ब्रियो पूरी ओव्यूल में स्प्रेड हो गया है. सो सस्पेंसर विल मेक दैट एम्ब्रियो टू ग्रो अपवर्ड. Now whatever I explain you from the diagram that we have written in a theoretical way. For your sake of answer writing, the same thing we have written there into this answer, that is development of embryogenesis, development of embryo. Just in fast I will read for once and then we will proceed further. In case of this, endosperm is formed first after the fertilization. Then development of embryo at micropyle end occur. Zygote divide to form two-celled proembryo. Suspensor cell which is large at micropyle and the embryonal cell small at chalaza. Suspensor cell, it develops suspensor, and what does suspensor do? So it push embryo into endosperm. The first cell of the suspensor function as hostorium and the last cell of the suspensor function as hypophysis. Embryonal cell is the second. So develop by mitosis as octet. तो यदि एम्ब्रियोनल सेल जब माइटोसिस करेंगे तो उसके 8 सेल बन जाएंगे, इसलिए नाम दिया है ऑक्टेट. तो अपर 4 सेल विल डेवलप एज अ प्ल्यूमल एंड कोटिलेडॉन and lower 4 cells will develop into hypocotyl and radicle. After development, embryo appears horseshoe shape. अभी अभी आपने डायग्राम देखा था. फर्दर डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट डिफर. तो ये जो डेवलपमेंट अभी तक के हम पढ़े ये दोनों में सेम है, लेकिन आगे की डेवलपमेंट यदि आपको क्वेश्चन डाइकॉट का आता है तो आप वही आंसर लिख के ये वाला पॉइंट लिखिएगा, और यदि आपको मोनोकॉट का आता है तो वही आंसर लिख के आप मोनोकॉट का ये वाला एक्सटेंशन लिखिएगा और डायग्राम आप ये वाली ड्रॉ करेंगे तो आपके दोनों आंसर रेडी हो जाएंगे. सो व्हाट इज दिस ऑक्टेट डेवलपमेंट ऑकर? इफ द क्वेश्चन इज इन डाइकॉट देन द 2 cotyledon will develop and the plumule is usually terminal. But in case of monocot, only 1 cotyledon develop and that cotyledon is called as scutellum. क्या बोला मैंने? Scutellum. Now always these typical biological जो words होते हैं उसे आप pronounce करके देखा करें. Pronounce it with teacher. Now later on a protective sheath develop around the plumule which is called as coleoptile, and a protective sheath also develop around the radicle which is called as coleorhiza. And this is again, see, if this is the monocot, I have drawn the diagram same here. So this is the embryo, protective layer, so coleorhiza, radicle, और coleoptile plumule. और यहाँ रेड से आप देख पा रहे हो कि एक ही कोटिलेडॉन यानी स्कॉटेलम यहाँ पे डेवलप हो रहा है. तो हमारा अभी आंसर कंक्लूड हो रहा है. फाइनली ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, प्ल्यूमुल विल डेवलप इनटू द शूट, and the radicle will develop
as a root. Easy है ना? Okay, now one mark question can be there that what is the significance of seed and fruit? So fruit protect and give nutrition to seed developing into it. तो fruit seed के लिए एक protection का काम करता है. Seed develop into the new plant and the dispersal and distribution of species is due to seed and fruit. तो डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अच्छे अच्छे फ्रूट है तो उसे एनिमल्स खाते हैं और इसकी वजह से उसमें मिलने वाले सीड्स अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं. नाउ लेट अस सी द सीड. सो सीड दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक. नॉन एंडोस्पर्मिक इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होता. देखिए अभी अभी हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो PEN यानी एंडोस्पर्मिक टिश्यू डेवलप होने ही वाला है. लेकिन फिर ऐसा क्यों है दो टाइप्स? तो लेट अस सी. एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म रिमेन एंड फॉर्म ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड. लेकिन दूसरा एंड भी देखते हैं. एंडोस्पर्म इज यूज्ड. देखिए फॉर्म दोनों में हुआ था, लेकिन इस टाइप की सीड में पूरा पूरा एंडोस्पर्म यूज हो गया. तो फिर न्यूट्रिशन किस में है? न्यूट्रिशन कॉटिलेडॉन्स में बने रहते हैं और इसमें न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म में रहते हैं. तो हमने क्या पढ़ा? एंडोस्पर्म यूज्ड ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन एंड हेंस absent इन सीड. तो कौन से सीड एंडोस्पर्मिक है? कैस्टर सीड्स, कोकोनट, मेज. ये pea and all the beans they are non endospermic. अब सीड से रिलेटेड आप ये भी जानते हो कि जैसे गेहूं का दाना या फिर चने का दाना, तो उसको एज इट इज़ भी रखा जाए और 2 या 2.5 साल के बाद भी उसको हम पानी में रखें तो वो तब भी जाके डेवलप हो सकता है. इसका मतलब ये है कि ड्राई कंडीशन में रखने के बाद भी सीड वैसी की वैसी ही बनी रहती है और उसका एम्ब्रियो लिविंग रहता है. तो अब यहाँ पे एक नई टर्म हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अ डॉर्मेंसी. व्हाट इज मीन बाय डॉर्मेंसी? अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट. यानी जैसे टीवी पे आप पॉज कर देते हो ना, तो पॉज करना यानी टीवी बंद करना तो नहीं हुआ. पॉज करना यानी रोक देना, वहीं उसी स्टेज पे पॉज कर लेना, तो वही पॉज यानी डॉर्मेंसी. तो कोई भी एक सीड में ये पॉज कंडीशन में होता है एंड व्हेनेवर इट गेट्स द चांस एंड फेवरेबल कंडीशन यानी वाटर अवेलेबिलिटी, देन इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड फर्दर डेवलपमेंट. तो यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन. दैट इज इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉर्मेंसी, कि इसी की वजह से ड्राई कंडीशन है तब भी सीड में एम्ब्रियो वैसा का वैसा ही बरकरार रहेगा. नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस आर शोन. थोड़ा सा स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी भी चेंज होती है सीड में. नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक डॉर्मेंसी पीरियड इज इम्पॉर्टेंट. यानी सीड को इमीडिएट ग्रो किया जाए तो वो शायद ग्रो नहीं होगा. हर एक सीड का अपना अपना एक स्पेसिफिक डॉर्मेंसी पीरियड होता है, उसी के बाद वो जर्मिनेट होगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड सीड डिस्पर्सल एट डिफरेंट प्लेसेस. तो एक सीड को चांस मिल जाता है कि वो दूर दूर तक के स्प्रेड हो जाए, ताकि जब भी फेवरेबल कंडीशन मिले तो इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. द नेक्स्ट टर्म इज, तो डॉर्मेंसी के लिए आपको 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए हमारे 5 पॉइंट सफिशियंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एपोमिक्सिस. बहुत बार आपने देखा है कि बनाना में तो ऐसा कोई सीड ही नहीं होता, सीडलेस ग्रेप भी होते हैं. या फिर हम एक फ्रूट की बात करें तो पाइनएप्पल में सीड होते हैं? नहीं, उसमें तो नहीं होते. तो यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सीड तो होने चाहिए ना? नो,
Then what is this? Yes, let us understand what is this. This is apomixis. Now क्या होता है? So phenomenon of formation of embryo through a sexual method without formation of gamete and fertilization. यानी ना तो इसमें गैमेट बन रहे और ना इसमें कोई फर्टिलाइजेशन हो रहा. हाँ, लेकिन इसमें फ्लावर भी है, ओवरी भी है, ओव्यूल भी है. और वही ओव्यूल बिना कुछ गैमेट बनाए, बिना कुछ फर्टिलाइजेशन किए फ्रूट में चेंज हो जाता है. तो नेचुरली आप देखेंगे कि फ्रूट तो डेवलप हो रहा, लेकिन उसमें सीड डेवलप नहीं होंगे. एम्ब्रियो डेवलप इन ओव्यूल एंड सीड नहीं, डायरेक्ट एम्ब्रियो लिखा. आपको ये बात समझ में आ गई? सो एम्ब्रियो डेवलप इन ओव्यूल एंड ओव्यूल डेवलप टू फॉर्म लेटर ऑन एज अ सीड. तो फर्टिलाइजेशन अवॉइड हो गया ना. नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी. नाउ सी, इन केस ऑफ दिस द फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो अभी भी हमने फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा देखा और यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा. तो व्हाट इज देन द डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी? लेकिन एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं हुआ था, लेकिन सीड तो डेवलप हुई थी. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और सीड भी फॉर्म नहीं हुआ. ओके, सो प्लासेंटल टिश्यू in unfertilized ovary produce auxin. Auxin is one of the plant hormone, that is IAA. हमें प्लांट हार्मोन का भी चैप्टर है, उसमें हम IAA के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे. ड्यू टू IAA ओवरी एनलार्ज एंड डेवलप इनटू द फ्रूट. तो मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था कि जैसे आप बनाना में सीड्स नहीं देखते या पपाया में नहीं देखते या पाइनएप्पल में, तो इस तरह से पार्थेनोकार्पी की वजह से इन तीन में सीड डेवलप नहीं होते, लेकिन फ्रूट डेवलप होते हैं. तो ये नेचुरली ऑकरिंग पार्थेनोकार्पिक है, लेकिन इस तरह से ग्रेप्स में आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. Now next term is polyembryony. What is polyembryony? Development of more than one embryo in one seed. एक सीड में एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक ही एम्ब्रियो रहना चाहिए ना. लेकिन कुछ प्लांट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिट्रस प्लांट, फॉर एग्जांपल सिट्रस जिन्हें नींबू वाला. सो सिट्रस में क्या हो रहा? मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सीडलिंग्स. यानी एक ही सीड में ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे. लेकिन ये भी दो टाइप के हैं, ट्रू पोलियो एम्ब्रियोनी और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी. अब ट्रू किसको कहते हैं? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. एडिशनल एम्ब्रियो, देखिए, एक फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो, ये नेचुरल हो गया. लेकिन यहाँ पे हम कुछ अदर कंडीशंस देख रहे हैं. इस वजह से एडिशनल एम्ब्रियोज अराइज इन सेम एम्ब्रियो सैक बाय क्लीवेज ऑफ जाइगोट. जैसे आपने कभी सुना होगा आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, जो एक दूसरे के समान होते हैं. ठीक उसी तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्लीवेजेस यानी ब्रेकअप हो जाता है और वही ब्रेक की वजह से दो पीसेस से तो दो अलग अलग एम्ब्रियो बन रहे. नाउ व्हाट इज मीन बाय फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी? एडिशनल एम्ब्रियो सैक अराइज विदिन द सेम न्यूसेलस बाय फ्यूजन ऑफ न्यूसेलस सेल. देखिए, न्यूसेलस तो ओरिजिनल एम्ब्रियो नहीं था, इस वजह से यहाँ पे शब्द लगाया गया है फॉल्स. तो आपके लिए 1 मार्क्स के लिए पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी
और डॉर्मेंसी, ये कुछ कंसेप्ट्स आ सकते हैं. ओके, सो हियर we concluded this chapter. So do you understand? Okay, subscribe this channel and write comments if you want to improve or anything difficulties you have. Thank you.